और चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां सीएम शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी और एमपीआरडीसी की सड़कों पर टोल वसूली का प्रस्ताव भी आज आ सकता है। नई एजेंसी तय न होने तक सरकारी वसूली को प्रस्ताव। रायसेन राहतगढ़ समेत 13 सड़कों पर टोल लगाने की तैयारी। 10 सड़कें एमपी सड़क विकास निगम की और साथ ही 3 पीडब्ल्यूडी विभाग की होंगी सड़कें। पर्यटन विकास निगम की जमीन पर लोन लेने की पात्रता संबंधी प्रस्ताव पर भी चर्चा आज शिवराज कैबिनेट की होने वाली बैठक में होगी। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक होगी और इस बैठक में कई प्रमुख मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। कई प्रस्ताव पटल पर रखे जाएंगे और इनमें से कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की भी पूरी संभावना है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होने जा रही है और कुछ जो प्रमुख प्रस्ताव हैं वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर सड़कों पर टोल वसूली का प्रस्ताव आ सकता है। नई एजेंसी तय न होने तक सरकारी वसूली का प्रस्ताव। रायसेन राहतगढ़ समेत 13 सड़कों पर टोल लगाने की तैयारी है और तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें पटल पर रखा जाएगा और किन किन प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावना है? देखिए रेनू, शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। 11 बजे मंत्रालय में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी, लेकिन इस बैठक में करीब आधा दर्जन अहम प्रस्तावों को मोहर लगने की उम्मीद है। सबसे जो अहम प्रस्ताव है वो सड़कों पर टोल लगाने का मामला है, क्योंकि निजी एजेंसी तय नहीं होने के कारण सरकार अब खुद अपने स्तर पर सड़कों पर टोल लगाने की तैयारी कर रही है और रायसेन राहतगढ़ समेत 13 सड़कों पर टोल लगाने का काम सरकार करेगी और इसके तहत 10 सड़कें एमपीआरडीसी की होंगी, 3 सड़कें पीडब्ल्यूडी की होंगी। सड़कों को चिन्हित कर लिया गया है और उनकी दर भी तय कर दी गई है कि किस गाड़ी पर कितना टोल लगाया जाएगा, यानी कि 2 पहिया वाहन से लेकर 4 व्हीलर और हैवी वाहन तक के लिए जो टोल की राशि वसूली जाएगी उसको भी प्रस्ताव में शामिल किया गया है। तो आज इसको लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार को जो पर्यटन विकास निगम के लिए जमीन मिली है उसके विकास को लेकर सरकार अब लोन लेने की तैयारी में और इसी के संबंध में एक प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा, जिसको हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कुछ और ऐसे प्रस्ताव हैं जो आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग आपका जानकारी के लिए और आप लगातार बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से कुछ प्रमुख प्रस्ताव है जो कि आज पटल पर रखे जाएंगे। तो वहीं भोपाल में बीजेपी आज घोषणा पत्र अपना जारी कर सकती है। राज्य स्तर पर जारी करेगी घोषणा पत्र। किसानों पर केंद्रित होगा घोषणा पत्र। समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान हो सकता है। जैसा कि आपको मालूम है उपचुनाव होने वाली है और जब भी चुनाव की घड़ी आती है उस वक्त किसान एक प्रमुख मुद्दा होते हैं। किसानों को, क्योंकि किसानों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, किसान बहुत बढ़ चढ़ कर वोट भी डालते हैं, क्योंकि उनके सीधे एकाधिकार जो होते हैं वो सरकार से जुड़े होते हैं और यही कारण है कि किसानों को साधने की पूरी कोशिश इस घोषणा पत्र में की जाएगी। तो वहीं उपचुनाव को लेकर 1-2 दिन में बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है। कल उम्मीदवारी को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, मंत्री भूपेंद्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान मौजूद रहे। बैठक में ज्वारा, आगर मालवा और ब्यावर सीट पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हुई। वहीं 25 सीटों पर कांग्रेस ने आज कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट मिलना लगभग तय माना गया है और जल्द ही उम्मीदवारों की औपचारिक सूची भी जारी हो सकती है। तो वहीं बदनावर से कांग्रेस प्रत्याशी बदलने की खबरों पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पार्टी का स्वभाव है और उस स्वभाव के अनुरूप वो सभी कार्यकर्ताओं से परस्पर चर्चा करने के बाद में निर्णय लेती है। उपचुनाव सामने है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उस विषय को लेकर लगातार बैठ रहे। पेच कोई है ही नहीं तो फंसेगा कहां से? पेच कोई भी नहीं है हमारे यहाँ पे। ये कहो यहाँ पेच फंसा है। 3-3 सर्वे के बाद में टिकट बदल रहे हैं।
या तो सर्वे गलत दे रहा है कोई उन्हें, या कांग्रेस के अंदर मतैक्य नहीं है, मतभेद है, गुटबाजी है। अभी तो शुरुआत है, अभी फार्म भरना शुरू कहाँ हुए, भरने तक तो आप देखिए और कितने बदलेंगे। इधर उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में वीडियो रथ निकालेगी। वीडियो रथ के जरिए पार्टी सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाएगी। बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। पार्टी जल्द ही उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी करेगी और चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में कार्यकर्ता सम्मेलन की भी समीक्षा हुई। पार्टी उपचुनाव के लिए जल्द ही संकल्प पत्र भी जारी करेगी। तो चूंकि अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मंडल सम्मेलन सभी 28 विधानसभाओं में चल रहे हैं। सभी हमारे केंद्र के और प्रदेश के नेताओं के प्रवास कार्यक्रम बने हुए हैं। बहुत सफलतापूर्वक ये मंडल सम्मेलन संपन्न हो रहे हैं। जो हमारी सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो हमारी उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों को वीडियो रथ के माध्यम से हम चुनाव तक, जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। पिछले सवा साल में जो कांग्रेस ने, कमलनाथ जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और आम जनता पर जो अत्याचार और अन्याय किया है, वो विषय भी इन मंडल सम्मेलनों के माध्यम से हम लोग कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक ने कहा कि 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषित करेंगे। 9 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा और समय रहते नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। मुकुल वासनिक ने कहा कि भाजपा क्या कर रही है और क्या नहीं, कांग्रेस के फैसले उस पर निर्भर नहीं करते हैं। देखिए, अभी चुनाव आयोग ने तो सिर्फ चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। 28 सीटों पर चुनाव जो होगा उस पर 24 प्रत्याशियों का नाम तो हमने पहले ही घोषित कर दिया है। अभी 9 तारीख से नामांकन पत्र भरने का समय शुरू होगा। समय रहते हुए ये बाकी के 4 सीटों पर भी हम नामों को घोषित कर देंगे। भाजपा का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा ने अब तक पत्ते ही नहीं खोले, एक भी। आप कांग्रेस तो 24 सीटों पे अनाउंस कर चुकी है, लेकिन भाजपा ने तो एक भी सीट पे अनाउंस नहीं किया। तो इंतजार किया जा रहा है कि बाकी 4 सीटें वो अपने पत्ते खोल दें, उसके बाद ही आप भी करें। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसके ऊपर हमारे फैसले कोई निर्भर नहीं करते हैं। हम हमारे फैसले हमारे अपने ही सभी साथियों के साथ विचार विमर्श करके करते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का और हमारा टिकट अलग अलग सीटों पर घोषित करने के संदर्भ में कोई संबंध नहीं है। उम्मीद क्या की जाए सर? 9 तारीख तो नामांकन शुरू हो गए, तो 9 से पहले ही आ जाएगी। सिर्फ 4 सीटें हैं। जल्दी उस पर फैसला होगा, इसमें किसी भी तरह से कोई संदेह रखने की आवश्यकता नहीं। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान पर कांग्रेस ने आदिवासियों को इमोशनल ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। दरअसल सांसद नंद कुमार सिंह चौहान आदिवासियों के बीच यह कहते नजर आए, अगर बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा कासडेकर हारी तो सीएम शिवराज सिंह चौहान हट जाएंगे और अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान हट गए तो सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति लेते हुए पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ के जरिए चुनाव आयोग को शिकायत करने की बात कही है। यदि ये जीतेंगी तो शिवराज मामा मुख्यमंत्री बना रहेगा, ये नहीं जीते तो शिवराज मामा हट जाएगा। इसलिए मामा को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए तुम नौजवानों, आज शिवराज मामा ने और मोदी ने जो गरीबों के लिए किया है, जो कर रहा है, ये बात जनता में तुमको पहुंचा। 25 लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, तब कमलनाथ गए और शिवराज मामा आए। अब शिवराज मामा बना रहे, अपना मामा है वो, आदिवासियों का मामा, गरीबों का मामा है, बहनों का भाई है। तो शिवराज मामा को जिताने के लिए 3 नवंबर को जो वोटिंग होगी,
कमल के फूल को जिताना है। ये हमको हमारे उम्मीदवार को जीता है तो हमारी योजनाएं बंद कर देंगे, किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं देंगे। तो इतने बड़े सीनियर नेता नंद कुमार सिंह चौहान को शोभा नहीं देता कि इमोशनल ब्लैकमेल करे और दादागिरी करके लोगों से वोट मांगे। आप में दम है तो आप 30 साल से सांसद है, आपने विकास के नाम पे वोट मांग लो, आपके विधायक ने विकास के नाम पर वोट मांगी तो वो विकास के नाम पर वोट मांगे। बाकी इस प्रकार की दादागिरी कर वोट मांगना न्यायोचित नहीं है। बाकी स्थानीय प्रशासन पूर्ण रूप से कठपुतली बनकर काम कर भाजपा का, इसलिए मुझे लगता नहीं कि शायद कोई कार्रवाई होगी। हम इसकी शिकायत हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से करेंगे और चुनाव कार्यकर्ताओं की बैठक संबोधित करते समय पोहरी से कांग्रेस प्रत्याशी हरि बल्लभ शुक्ला की जुबान फिसल गई। दरअसल किसानों के कर्ज माफी पर बोलते समय वह सिंधिया और कमलनाथ के झूठ बोलने की बात कह गए। जब किसी कार्यकर्ता ने टोका तो बोले सॉरी शिवराज झूठ बोले, कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। झूठ बोले, सिंधिया जी झूठ बोले, कमलनाथ जी झूठ बोले कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। सिंधिया जी झूठ बोले, कमलनाथ जी झूठ बोले कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। हाँ सॉरी, शिवराज जी झूठ बोले, हाँ सॉरी, शिवराज जी झूठ बोले, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। लेकिन जब जयवर्धन सिंह जी जो दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र हैं पूर्व मंत्री, उन्होंने विधानसभा में प्रश्न लगाया तो भाजपा की सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वीकार किया कि कमलनाथ की सरकार ने 11,600 करोड़ का कर्जा 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया। और इंदौर से खबर, जहां हवाला कारोबार का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 10 लाख से अधिक नकद बरामद किए गए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच का कोरियर दफ्तर पर छापा पड़ा। पुलिस कंट्रोल के समीप सिल्वर मॉल में हवाला कारोबार। गुजरात के मेहसाणा से संचालित होता था हवाला रैकेट। तोकोगंज थाना इलाके का पूरा मामला है। अन्य राज्य से भी नेटवर्क जुड़ा हुआ है। विकास, पूरी जानकारी दें, हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। बिल्कुल, कल रात इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक पुलिस कंट्रोल रूम के समीप तुकोगंज थाना इलाके में सिल्वर मॉल के कोरियर ऑफिस पर छापा मारा। वहां जाकर हवाला कारोबार का पूरे मामले का खुलासा हुआ। मौके से 6 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। जानकारी मिली गुजरात के 2 भाई हैं, वो संयुक्त तौर पे हवाला कारोबार संचालित करते थे, जो न सिर्फ इंदौर बल्कि अन्य शहर प्रदेश के और अन्य राज्यों में भी हवाला का जो पैसा है उसे सप्लाई किया करते थे। जी बिल्कुल, और भी कुछ तार जुड़े होने की पूरी आशंका बनी हुई है क्या विकास इस पर? बिल्कुल, कई राज्यों के तार इसमें प्रारंभिक तौर पर जुड़े हुए प्रतीत होते हैं और जब पुलिसिया पूछताछ होगी तो इसमें कई परतें खुलकर सामने आएंगी और ये जो रैकेट है वो बड़े स्तर पर खुलकर सामने आ सकता है। प्रारंभिक तौर पर मौके से ही पुलिस को 3 अलग अलग राज्यों में भेजे जाने वाले पैसे 10 लाख से अधिक जब बरामद हुए हैं। पुलिस ने उन पैसों को जब्त किया। इसके साथ साथ में अन्य जो नेटवर्क है, अन्य तार जो है ना खंगालने की तैयारी शुरू कर दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर जबलपुर से, जहां पर निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली का मामला सामने आया है। अभिभावकों और निजी स्कूलों की सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा और पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से स्कूल फीस मामले पर मांगे थे सुझाव। सभी के हितों को ध्यान में रखकर सुझाव देने के लिए निर्देश दिए गए थे और आज मामले में हो सकती है अहम सुनवाई। तो जैसा कि लॉकडाउन की वजह से कई लोगों का रोजगार जा चुका है, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं, खासतौर पर मीडियम और निम्न परिवार के लोग, जिनके पास साधन नहीं है, कमाई का जरिया नहीं है और यही कारण है कि स्कूल में जो फीस लगती है उसे ना लेने का, सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के लिए बात हाईकोर्ट ने कही थी। और संवाददाता प्रतीक जुड़ गए हैं। प्रतीक, निजी स्कूल और पालकों की याचिका पर आज अहम सुनवाई होने जा रही है। पहले जो सुनवाई हुई थी, बातचीत हुई थी, क्या क्या दलीलें पेश की गई थी और अभी क्या कुछ कहना है स्कूल प्रबंधन का और अभिभावकों का? देखिए, बिल्कुल कहीं न कहीं सभी पक्षों को हाईकोर्ट इसके पूर्व में सुन चुका है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था सभी पक्षकारों से कि पेरेंट्स का ये कहना है कि कोरोना संकट काल में भी लगातार मनमानी फीस वसूली जा रही है। इस बीच जब प्रदेश सरकार ने सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के निर्देश दिए तो कोई निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस। प्रतीक, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे।
अभिभावक फीस नहीं देना चाह रहे हैं और स्कूल कह रहे हैं कि यदि वो फीस नहीं लेंगे तो बाकी जो शिक्षक उनके यहाँ पढ़ा रहे हैं और बाकी के जो खर्चे वे कैसे निकालेंगे। और इस तरीके से अब निजी स्कूल और अभिभावकों के बीच में ठनी हुई है। हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। और खबर जबलपुर से है। सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरणों का मामला हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा। इन मामलों के जल्द निपटारे के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। 19 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने लिया है स्वतः संज्ञान। 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं आदेश। सांसदों विधायकों से जुड़े आपराधिक मामले जल्द निपटाए जाएं। विंध्य की माटी ने भारत माता के माथे पर एक बार फिर तिलक किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुकाबला करते हुए सतना जिले के अमरपाटन क्षेत्र की पैपखरा पंचायत के ग्राम पड़िया के सपूत धीरेन्द्र त्रिपाठी श्रीनगर में शहीद हो गए हैं। शहीद धीरेन्द्र सीआरपीएफ का जवान था। उसकी बटालियन श्रीनगर में तैनात थी। शहीद के पिता रामकलेश त्रिपाठी भी सीआरपीएफ में ही हैं। धीरेन्द्र पिछले माह ही गांव से छुट्टी बिताकर बटालियन गए थे। 3 साल पहले शादी हुई थी और एक 2 साल का पुत्र भी है। धीरेन्द्र के शहादत की खबर मिलते ही गांव में मातम पसरा हुआ है। धीरेन्द्र के दिल में देश सेवा का जज्बा था। जब भी वो छुट्टियों में आते गांव के युवाओं के देश सेवा के लिए प्रेरित करते थे। सतना सीआरपीएफ का जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मोर्चा लेते हुए जवान शहीद हुआ। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अहम खबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल ग्लोबल समिट रेज 2020 का पीएम मोदी ने आज उद्घाटन किया और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी समिट को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुकेश अंबानी ने कहा कि एआई के जरिए भारत का सुनहरा भविष्य तैयार हो रहा है। एआई ने कोरोना से उत्पन्न कठिनाइयों पर काबू पाने की उम्मीद जगाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि 5G भारत में जल्द आने वाला है और भारत 5G टेक्नोलॉजी में लीडिंग पोजीशन हासिल करने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि सरकार डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कुछ डेटा विनियमन स्ट्रक्चर पेश करेगी। Artificial intelligence is indispensable for India's tryst with her digital destiny. Therefore, Honorable Prime Minister, this summit is yet another testimony to your visionary leadership. 6 years ago, sir, you launched the Digital India Mission and made it a top national priority. And the results have been spectacular. First, India has delivered 4G broadband coverage to more than 99% of our citizens. We have gone from 155th in the world to number 1 in mobile data consumption. With 5G round the corner, India will maintain its leadership position. Second, thanks to your BharatNet initiative and the priority of connecting every home and workplace, India is now rolling out a massive pan-India optical fiber network connecting not only all our cities and towns, but each of our 6 lakh villages. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरें मेरे साथ। नमस्कार।